हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। बिहार में ग्रेजुएशन का नंबर 1 चैनल ऑल इन 84/1 आप भी सभी स्टूडेंट का स्वागत करता है। आप सब कैसे हो? आशा है कि आप सब ठीक ठाक ही होंगे। काफ़ी बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर हमारी जो एग्ज़ाम की तिथि आ चुकी है, लेकिन जो हमारी तैयारी है बिल्कुल ना के बराबर है। तो जैसे आपने टॉप 10 जो VVI क्वेश्चन बताया है उसका सर प्लीज़ आंसर भी बता दीजिए। तो दोस्तों मैं आज आपको आंसर भी प्रोवाइड करा दे रहा हूँ, ठीक है। आप बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी के हों, आप बिहार के जितने भी यूनिवर्सिटी हैं सारी यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस एक ही है। तो आप ये नहीं सोचिएगा कि हम मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी हैं तो ये हम पे नहीं चलेगा, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी वाले में नहीं चलेगा, ऐसे कोई बात नहीं है, ठीक है। ये पूरा बिहार में जितने भी यूनिवर्सिटी हैं वो सारे का सिलेबस एक ही है, ठीक है दोस्तों। और मैं आपको लिए आज उसका आंसर भी आपको लिए हम प्रोवाइड करा रहे हैं, तो वीडियो को अंत तक बने रहें दोस्तों। और हाँ दोस्तों, आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं आप फटाफट कमेंट करके भी हमें बता दीजिए, ठीक है दोस्तों। चलते हैं प्रश्न संख्या की तरफ अपना। औरंगजेब की दक्षिणी नीति का वर्णन करें। या फिर क्वेश्चन ऐसे भी आपको घुमा देता है कि औरंगजेब मुगल साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी सिद्धांत हुआ कैसे। क्वेश्चन देखिए, एग्जाम में क्वेश्चन एक ही रहता है, बस क्वेश्चन का जो पूछने का तरीका होता है वो अलग होता है। और एग्जाम में बच्चे घूम जाते हैं कि सर ये क्या पूछ दिया, हम ये याद करके गए थे और ये पूछ दिया। इसलिए हम जितना भी उस टाइप का प्रश्न बनेगा उसको हम बता देंगे। वैसे आपको 75% हमने तो वीडियो में बता ही दिया था जब मैंने क्वेश्चन कराया हुआ था, और 25% इसमें बचा, तो इसमें हम करा के पूरा कंप्लीट हम कर दे रहे हैं। तो आइए इसका आंसर हम देखते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आपको इसको PDF चाहिए तो आप हमें कमेंट या फिर व्हाट्सअप नंबर जो चल रहा है आपको नीचे, ठीक है, आप वहाँ से हम पे व्हाट्सअप कीजिएगा, आपको PDF प्रोवाइड हो जाएगा। लेकिन उसके लिए चार्ज लगेगा मात्र आपके लिए ओनली फॉर 11 रुपया, यानी 11 रुपया। कोई ज़्यादा चार्ज भी नहीं रखा गया है कि ये जो चार्ज 11 रुपया लिया जा रहा है वो हम लोग के द्वारा क्वेश्चन तैयार किया गया है इसलिए नहीं लिया जा रहा है। जो टाइपिंग चार्ज जो लगा है उसके लिए आपको देना पड़ेगा। वैसे फिर अगर आप देने में समर्थ नहीं हैं तो आप वीडियो से ही आप तैयारी कर सकते हैं। अगर आंसर इसका चाहिए PDF तो इसको लेना होगा, ठीक है दोस्तों। वीडियो को आप 3 बार देखिए और आपके पास अगर PDF है और एक बार पढ़ लेते हैं, आपको 100% है कि आपको क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आइए पढ़ते हैं पहला प्रश्न। उत्तर की समस्याओं को सुलझाने के बाद, जो हमारा ये था 2 नंबर क्वेश्चन, आइए इसका आंसर फटाफट याद कर ले जाए हैं, ठीक है दोस्तों। उत्तर की समस्याओं को सुलझाने के बाद औरंगजेब ने दक्षिण की समस्याओं पर ध्यान दिया और अपने शासनकाल के अंतिम 25 वर्षों में इस समस्याओं में उलझा रहा। इस समय दक्षिण की 3 बड़ी शक्तियां थी। कौन कौन थी आइए जानते हैं। बीजापुर, गोलकुंडा और मराठे, ठीक है। जो उत्तर की, जब औरंगजेब उत्तर की समस्याओं को सुलझा दिए, ठीक है, तब वो दक्षिण में भी कुछ समस्याएं थी, वो आपको वीडियो में हम बताएंगे। और वहाँ पे उन्होंने सुलझा दिया उत्तर में, और दक्षिण में अब आए थे सुलझाने के लिए, ठीक है। उस समय 3 बड़ी शक्तियां थी। कौन कौन थी? तो उस समय सबसे बड़ी शक्तियां थी बीजापुर, गोलकुंडा और मराठे। उस समय की सबसे बड़ी शक्तियां थी। औरंगजेब के दक्षिण नीति के 2 उद्देश्य थे, बीजापुर और गोलकुंडा को परास्त कराना तथा उसे मुगल साम्राज्य में मिलाकर साम्राज्य का विस्तार करना और मराठे की बढ़ती शक्ति को नष्ट करना है। यानी जो औरंगजेब का जो नीति था उसका उद्देश्य मेन था कि हम बीजापुर और गोलकुंडा जो है उसको हम हरा दें और वो अपने राज्य में हम अपने मिला लें। और मराठों का भी उस वक्त मतलब बहुत चलती थी, तो इसलिए उनका शक्ति भी नष्ट करना बहुत आवश्यक था। क्योंकि अगर मान लीजिए अगर उनके पास अधिक शक्ति हो जाती तो हो सकता था वो दिल्ली पे आक्रमण कर सकते थे, इसलिए, ठीक है। तो औरंगजेब के लिए ये थोड़ा सा लगा कि नहीं, इस पर थोड़ा हमें ध्यान देना होगा, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं पहला टॉपिक। ये तो हमारा परिचय हो गया। आइए हम पहला टॉपिक को देखते हैं, बीजापुर का विजय। बीजापुर का जो विजय कैसे प्राप्त किया औरंगजेब ने, हम इसको बताने जा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। औरंगजेब कट्टर मुसलमान थे जिसे शिया मुसलमानों से घृणा थी। इसी के कारण वह दक्षिण के बीजापुर राज्य को, जहां शियाओं का प्रभुत्व था, समाप्त करना चाहते थे। देखिए मुस्लिम जो जात में होता है, ठीक है, वो 2 होता है। एक होता है जो शिया है और एक होता है सुन्नी, ठीक है। तो वो शिया से नफरत करते थे औरंगजेब, ठीक है। तो इसलिए वहाँ का जो था बीजापुर का सुल्तान मराठा से मिला हुआ था एवं उसकी आर्थिक सहायता भी करना चाहता था, इसलिए वहाँ का दबाना जरूरी था। औरंगजेब ने जब बीजापुर पर आक्रमण किया तब उसकी सूचना जैसे ही बीजापुर के सुल्तान को मिली, उसने गोलकुंडा के सुल्तान से तथा मराठों की संधि करके उनसे सहायता मांगी। अब वो आक्रमण उन पर जो थे औरंगजेब ने कर दिया था बीजापुर पे, तो उनके जो, अब मान लीजिए अब हमारे हित हैं, अगर हम पे मुसीबत आ रहा है तो आप लोग हैं ना हमारे सपोर्ट में, तो हम आप ही को ना बोलेंगे कि आइए हमारा हेल्प कीजिए।
तो उसी प्रकार जो था बीजापुर का जो सुल्तान था वो मराठों को संधि करने तथा संधि करने उनसे सहायता मांगी, यानी कहा कि आओ हम पे अभी आक्रमण पड़ा है, हम संधि कर रहे हैं, आके हमारे साथ लड़ो। और इधर औरंगजेब ने एक शक्तिशाली सेना के साथ बीजापुर को घेर लिया। अब वो चारों तरफ से घेर लिया था। औरंगजेब ने स्वयं को युद्ध नेतृत्व कर रहा था। बीजापुर और औरंगजेब की सेना के बीच बड़ी घमासान लड़ाई हुई। अब मान लीजिए जब जहाँ राजा ही उतर जाए वहाँ पे तो सिंपल बात है कि घमासान युद्ध होगी, है कि नहीं। औरंगजेब कोई छोटा मोटा तो ये नहीं था, योद्धा तो नहीं था, वो कुछ बड़ा ही योद्धा था, तभी तो भारत पे वो शासन किया। राशन की कमी, महामारी और अकाल के बीजापुर की सेना काफ़ी सैनिक मर गए। अब मान लीजिए औरंगजेब जो थे वो चारों तरफ से उनको घेर लिए थे, और मान लीजिए कि जो बीजापुर के जो सैनिक थे अब उनका राशन वगैरह सब बंद कर दिए थे। अब बाहर जैसे जाते थे औरंगजेब के सैनिक उनको मार देते थे। तब राशन हमारे पास है ही नहीं, तो जीवित जो रहने के लिए हमें राशन चाहिए ना, खाने भोजन चाहिए, पानी चाहिए, है सब, ये सब जरूरत का सामान है ना। तो जब खाना ही नहीं मिलेगा तो सैनिक ऑटोमेटिक है वो मर जाएगा, है कि नहीं। अतः बीजापुर के दुर्ग रक्षकों को 1686 ईस्वी में औरंगजेब के समक्ष घुटने टेकने पड़े, विवश होना पड़ा। घुटना तो सिंपल है, जब आपके पास सैनिक ही नहीं रहेगा तो औरंगजेब के सामने घुटना तो टिक दिए, क्योंकि हम मान लिए कि हम पराजित हो गए हैं, ठीक है। बीजापुर को औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य में मिला लिया तथा वहाँ के शासक सिकंदर शाह को 1 लाख वार्षिक पेंशन देकर दौलताबाद के दुर्ग में भेज दिया। इस प्रकार दक्षिण बीजापुर राज्य मुगल साम्राज्य में आ गया और वहाँ के आदिल शाह वंश का अंत हो गया। यहाँ पे जो थे वो बीजापुर को औरंगजेब ने अपने आप में जो अपना राज्य था उसमें मिला लिए बीजापुर को। अब आते हैं गोलकुंडा का विजय। गोलकुंडा का विजय देखते हैं क्या उसमें क्या था इतिहास, आइए जानते हैं। बीजापुर के पश्चात अब उसकी दृष्टि गोलकुंडा की ओर गई। औरंगजेब ने गोलकुंडा पर 1687 ईस्वी में आक्रमण कर दिया। लगभग 8 महीने तक घेरा जारी रहा। गोलकुंडा वासी मुगलों के सामना बड़ी वीरतापूर्वक करते रहे। इसी बीच औरंगजेब ने गोलकुंडा सुल्तान के एक अफगान सैनिक अब्दुल्लानी को अपनी ओर मिला लिया और उसने किले के बीच के द्वार खोल दिया। अब देखिए यहाँ पे टॉपिक आप समझिए, देखिए यहाँ पे कैसे उन्होंने अपना जो था साम्राज्य को विस्तार किया और उन्होंने, अब देखिए, अब देख रहे थे वो 8 महीने तक युद्ध चलता रहा। अब वो क्या किए कि जो थे अब्दुल्लानी एक उनके सैनिक थे, उनको क्या किया, अब मान रहे 8 महीने से युद्ध चल रहा था, तो अब कितना दिन युद्ध चले, 8 महीने से तो घेरे हुए थे, तो उनको एक जो था सैनिक उनको अपने में मिला लिया कुछ पैसा देकर कि भाई तुमको हम कुछ पैसा दे रहे हैं, तुम हमारा हेल्प करो, यानी जो मेन दरवाज़ा है उसे आप खोल दो। तो उसने क्या किया, मेन दरवाज़ा खोल दिया और वो जो औरंगजेब के सैनिक थे वो अंदर चले गए, ठीक है। तो अंदर चले गए। इस पर सुल्तान के एक सरदार अब्दुल रजाक ने बड़ी वीरतापूर्वक मुगलों की सामना किया, किंतु वह असफल रहा। यानी जब औरंगजेब ने हमला किया किला पे तो वो थे अब्दुल रजाक, बड़ी वीरतापूर्वक से लड़े। लेकिन अब मान लीजिए आपको एक अकेले आप हैं और 500 आदमी आपसे भिड़ जाएं, तो आप कितना को मारिएगा, खूब खिसियाइएगा तो 300 से 400 को मारिएगा, इससे ज़्यादा तो आप नहीं मार सकते हैं, क्योंकि वो 300-400 हैं, वो टोटल 500 हैं। आपको एक अगर कोई मार देगा तो आप ख़त्म हो जाइएगा, है कि नहीं। किंतु सुल्तान अब्दुल हसन को दौलताबाद के किले में बंद कर दिया गया और उसकी 50,000 रुपये वार्षिक पेंशन निश्चित कर दी गई। अब्दुल रजाक को मुगल सेना के एक उच्च पद दिया गया। गोलकुंडा की लूट में लगभग 9 करोड़ रुपए की सोना चांदी जवाहरात आदि मुगलों के हाथ लगे और मुगल साम्राज्य इस तरह गोलकुंडा सम्मिलित कर लिया गया। यानी जब वो मतलब राज्य वो जीत लिए तो वहाँ का जो खजाना था उसमें लगभग आपको बता दें गोलकुंडा से लूटे गए 9 करोड़ रुपया सोना चांदी जवाहरात आदि मुगलों का हाथ में आ गया। तो आपको जो था वो जो गोलकुंडा का भी आप उन्होंने जीत लिया, बीजापुर को भी जीत लिया। अब देखते हैं अगला किसको जीतते हैं, औरंगजेब एवं मराठा युद्ध। अब देखते हैं औरंगजेब और मराठा युद्ध के बारे में, आइए देखते हैं। दक्षिण में शिवाजी के नेतृत्व में मराठों का अवध्यु हो गया था। ये मराठे लड़ाकू और छापामार युद्ध में प्रवीण थे। औरंगजेब को उनसे उलझना पड़ा। उसने 1683 ईस्वी में शिवाजी के विरुद्ध शाइस्ता खां को भेजा, लेकिन वहां असफल रहा। उसके बाद उसने शहजादा मुअज्जम और राजा जयसिंह को शिवाजी के विरुद्ध भेजा। जयसिंह ने शिवाजी को 1666 ईस्वी में पुरंदर के संधि हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य किया। 1666 ईस्वी में शिवाजी ने आगरा के दरबार में उपस्थित हुए और उन्हें वहां बंदी बना लिया गया। यानी जो तो औरंगजेब ने वहां अपने सैनिक को भेजा था
जो शिवाजी को बंदी बनाने के लिए, तो वहाँ पे जो था 1666 में पुरंदर की संधि के हस्ताक्षर करवा लिया गया था। और 1666 ईस्वी में ही जो औरंगजेब थे उन्होंने बुला लिया किसको, तो शिवाजी को। अब बुला लिया तो उनको क्या किया गया कि जब मान लीजिए बुला लिया गया है तो उनको जो था अब क्या किया जाए, इनको तो जेल में डाल दिया गया। ठीक है, जेल में डाल दिया गया यानी बंदी बना लिया गया या फिर जेल में डाल दिया गया। किसी तरह वे जेल से भाग निकले तथा दक्षिण पहुंचे, यानी किसी तरह अपने जान बचाकर जेल से भाग गए और दक्षिण में पहुंच गए। 1680 में उनकी मृत्यु हो गई, यानी 1666 में शिवाजी आगरा के दरबार में उपस्थित हुए और 1680 में उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। औरंगजेब ने शिवाजी के पुत्र और उत्तराधिकारी शंभू जी से युद्ध ठान लिया। 11 मार्च 1689 ईस्वी के शंभू जी के कत्ल कर दिया गया और उसकी राजधानी रामगढ़ पर कब्जा कर लिया गया। शंभू जी के पुत्र साहू जी को औरंगजेब ने पकड़कर जेल में डाल दिया, किंतु इस प्रयत्न के बाद औरंगजेब ने मराठा शक्ति के कुचलने में असमर्थ रहा। औरंगजेब ने दक्षिण नीति के संक्षेप में मुगल साम्राज्य अत्यंत ही घातक प्रभाव पड़ा, इसका स्पष्टीकरण करते हुए प्रसिद्ध इतिहासकार B.A. स्मिथ जो उन्होंने कुछ बात बोला था। अब यहाँ पे हम समझते हैं क्या वो बोले थे, वो ठीक है, लेकिन इसको यहाँ पे हम थोड़ा समझ लेते हैं। जो देखिए वो क्या किए थे कि अब तो वो उनकी मृत्यु हो गई थी 1680 में, 1680 में तो उनकी मृत्यु हो गई तथा अब शिवाजी के पुत्र भी थे, शंभू जी युद्ध ठान लिया। औरंगजेब ने शिवाजी के पुत्र का उत्तराधिकारी शंभू जी से युद्ध ठान लिया तथा 11 मार्च 1689 में जो शंभू जी का कत्ल कर दिया गया तथा उसकी राजधानी तो कौन थी, रामगढ़ था, उस पर कब्जा कर लिया गया। और उनके दूसरे जो पुत्र थे शंभू जी, उनको भी औरंगजेब ने जेल में डाल दिया। इस तरह राज्य का अंत कर देने से औरंगजेब को लूट तथा नजराने से बहुत सा धन मिला, परंतु इन युद्ध के संचालन में बहुत धन भी व्यय करना पड़ा, जिसका मुगल राजकोष पर बड़ा धक्का लगा। अब बताइए 8 महीना इधर युद्ध चला, उसके बाद फिर उधर जो था उधर भी युद्ध चला हुआ था, है कि नहीं, बीजापुर, उसके बाद गोलकुंडा का युद्ध, है कि नहीं। तो अब मान लीजिए कितनों पैसा लूट के आया जा रहा है, लेकिन आगे लगा तब ना आया, तो इसे जो था औरंगजेब का जो खजाना पे काफ़ी असर पड़ा। निरंतर युद्ध चलते रहने के कारण कृषि तथा व्यापार को भी बहुत गहरा धक्का लगा। अब जितना भी पैसा था अब सारे युद्ध में लगना प्रारंभ हो गया था, तो सिंपल सा बात है, कृषि तथा व्यापार में बहुत गहरा धक्का लगेगा ही। टैक्स बढ़ाइएगा, उपज नहीं होगा, बहुत सारा कारण है, वो ऑटोमेटिक है कि धक्का लग जाएगा, नुकसान होगा ही। अब मान लीजिए आपके पास 200 का फसल है एग्जाम्पल, और उससे सरकार आपको 100 रुपया टैक्स ही ले लेती है, तो आपको बचा क्या, है कि नहीं। इसलिए वहाँ पे काफ़ी किसानों का धक्का लगा, तो लोगों का भी धक्का लगेगा कि हमारे पास है ही नहीं, तो हम सर देंगे कहाँ से, है कि नहीं। सैनिकों शक्ति को भी बड़ा आघात लगा। इन युद्ध में असंख्य सैनिक का बलिदान हुआ, इसका असर भी मुगल साम्राज्य पर पड़े बिना नहीं रह सका। यानी जब मान लीजिए आपका सैनिक जो मृत्यु हुई तो आप उसको कुछ तो मुआवजा दीजिएगा, है कि नहीं, मुआवजा दीजिएगा। 4 लाख 5 लाख जितना भी उस समय का था मुआवजा दिए थे। अब निष्कर्ष आते हैं, यानी संक्षेप में दक्षिण युद्ध में औरंगजेब ने अपने शासन कला का अंतिम 25 वर्ष व्यतीत किए थे। इस लंबे समय तक उत्तरी भारत में अनुपस्थिति रहने वाली उत्तरी भारत की राजनीति पर गहरा प्रभाव पड़ा। इसे उत्तर में अराजकता फैल गई, जिसके फलस्वरूप मुगल साम्राज्य की पतन से बचना असंभव हो गया। इस प्रकार औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य का पतन के लिए उत्तरदायी सिद्ध हुआ। यानी इनके चलते अब मान लीजिए खजाना रहेगा ही नहीं, आपसे एक सैनिक भी अदृष्ट हैं, जनता वाक के भी लोग जो हैं वहाँ के अरुष्ट हैं, यानी आपसे नाराज हैं, तो फिर आप शासन किस पे कीजिएगा, वो लोग लगे विरोध करने। इसलिए हम कह सकते हैं कि औरंगजेब मुगल साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी सिद्ध हो गया था। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न संख्या, अगला प्रश्न संख्या देखते हैं क्या कहता है। ये रहा हमारा दूसरा प्रश्न, बाबर के आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक अवस्था का वर्णन कीजिए। आइए अब हम इसका आंसर देखते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर ये सारे चीज़ का आपको PDF चाहिए तो मात्र आपको 11 रुपया पेड करना होगा। व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे आपको मिला चल रहा होगा, ठीक है। आप यहाँ से व्हाट्सअप पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट आपको डालना होगा, आपको व्हाट्सअप पे PDF भेज दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। 11 रुपया जो चार्ज लग रहा है ये ऑल इन 8454 की तरफ से नहीं है। जो ऑल इन 8454 का जो टाइपिंग चार्ज है, यानी उसमें जो टाइपिंग कराने में जो चार्ज लगा है उसको आपको मात्र 11 रुपया देना है, कोई बड़ी रकम नहीं है दोस्तों, ठीक है। आइए हम इसका आंसर देखते हैं। बाबर के आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक स्थितियाँ कैसी थी, उसके बारे में क्वेश्चन में भी पूछा हुआ था। इसका हम थोड़ा देख लेते हैं
कि इसका टॉपिक्स वाइज टॉपिक्स हम बना के लिखेंगे ताकि एग्जामिनर को भी अच्छा लगे और एग्जामिनर अच्छा से समझ पाए। ठीक है, तो इसको थोड़ा हम देख लेते हैं। इंट्रो क्या कहता है, भारत की आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक स्थितियाँ कैसी थी उसके बारे में आइए हम जानते हैं। बाबर के आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक स्थितियाँ अत्यंत ही अस्थिर थी। स्वयं बाबर के अनुसार इस समय दिल्ली की स्थिति दयनीय थी। देश एकता का अभाव था और छोटे छोटे राज्य निरंतर एक दूसरे के साथ युद्ध उत्तर करते थे। उनमें राष्ट्रीयता, देशभक्ति, स्वामी भक्ति भी नहीं थी। ऐसी नाजुक स्थिति में ही भारत पर बाबर ने आक्रमण किया और मुगल साम्राज्य का नींव डाली, जिसके कारण हिंदू और मुसलमान दोनों ही शासकों का भारतीय साम्राज्य की स्थापना का स्वप्न मात्र स्वप्न ही बनकर रह गया। अपने बाहुबल से इन लोगों ने एशिया के में मंगलो साम्राज्य की स्थापना की। मंगलो नेता चंगेज खान ने यूरोप के कुछ भागों में भी अपना अधिकार जमा लिया था। यानी जब आए हुए थे बाबर, तो आपको हम बता दे रहे हैं, जब बाबर आए हुए थे तो भारत आए हुए थे, तो देखें यहाँ पे जो था वो छोटे छोटे राज्य हैं। सबसे पहला बात है कि वहाँ पे छोटे छोटे राज्य हैं। वो कहता था हम शक्तिशाली हैं और वो कहता था हम शक्तिशाली थे, जिसके कारण हमेशा युद्ध होता रहता था। छोटे छोटे राज्य में देश के प्रति कोई भी मतलब सद्भावना नहीं थी। यानी हमारा भारत देश है, जैसे हम लोग अपने भारत देश के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, उस प्रकार वहाँ के नागरिक हो या फिर राजा हो, उस प्रकार का कोई भी भावना नहीं देखा गया। ठीक है, तो वहाँ पे देखे कि बाबर देखे कि यहाँ की स्थिति काफ़ी दयनीय है, तो क्यों ना हम यहाँ पे हम अपना राज्य कायम कर ले। ठीक है, और रह गया है मंगलो, तो मंगलो को बाद में ही रूपांतरित करके उसे मुगल कहा जाने लगा। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर समझ गए। अब 16वीं शताब्दी में आगे बढ़ते हैं। 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारत की राजनीतिक स्थिति अत्यंत ही दयनीय थी। शक्तिशाली और समृद्ध केंद्रीय सत्ता का अभाव में संपूर्ण देश खंड खंड में विभक्त हो गया। चारों ओर अव्यवस्था और अराजकता व्याप्त थी। संपूर्ण भारत परस्पर युद्ध उत्तर अनेक राज्यों में विभाजित था। जैसा आपको हम बताए हैं कि छोटे छोटे राज्य विभक्त थे, उनकी जो राजनीतिक स्थितियाँ दयनीय थी तथा शक्तिशाली समृद्ध केंद्र का भी अभाव था। यानी कि एक राजा रहेगा, जैसे अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, पूरा भारत पे जो है उनका अगर ऐलान कर देते हैं कि नोटबंदी हो गया तो नोटबंदी हो गया। ठीक है, 2000 का नोट नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा, तो वो एक बार बोले सारा राज्य माना। लेकिन उस समय वैसा नहीं था, वो राज्य अलग बोलता था, ये राज्य छोटा छोटा राज्य था, वो अलग बोलता था, ये अलग बोलता था, तो इससे सारे का मतभेद अलग अलग था और वो नहीं मानता था लोग, तो वो अपने में युद्ध करना प्रारंभ कर देता था। ठीक है, जिसके कारण भारत का काफ़ी ही नुकसान होता था। मान लीजिए युद्ध होगा तो सैनिक मरेंगे तो फिर दिक्कत है ना। इसलिए आगे आते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। लेनपुन के अनुसार 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारत राज्य एक ऐसा समूह था जो आसानी से किसी आक्रमणकारी द्वारा जीता जा सकता था। ये जो थे लेनपुल थे, वो एक इतिहासकार थे। ठीक है, उनका अनुसार वो क्या बोले वही इसमें बताया गया है। ठीक है, देश सार्वभौम सत्ता का अभाव में साधारण राजकुमारों का बोलबाला था। बादशाह के फरमान की कोई कद्र ना थी। ठीक ही कहा गया है कि इतिहास पुनरावृत्ति इसी प्रकार होती है। स्वयं बाबर ने भी उस समय भारत की राजनीतिक स्थिति का विश्लेषण करते हुए कहा, उस समय भारत में 5 मुसलमानी राज्य बंगाल था, बिहार था, मालवा, गुजरात, दक्षिण बहमनी राज्य और दिल्ली सल्तनत था। ठीक है, तो और 2 हिंदू राज्य थे, दक्षिण भारत और विजयनगर का राज्य और राजस्थान का चित्तौड़ राज्य, जिसके अधिपति राणा संगा थे। इस प्रकार देश के अनेक छोटे छोटे खंडों में विभक्त थे और सभी आपस में ईर्ष्या यानी जलन, भय और युद्ध से प्रसिद्ध थे। यानी हम उनको डर था कि कोई हम पे युद्ध आक्रमण ना कर दे, हमारा राज्य हड़प ना ले। ठीक है, बगल वाला राज्य हम पे चढ़ाई ना कर दे, तो इसलिए वो भय में भयभीत रहते थे। संक्षेप में भारत की तत्कालीन परिस्थितियां इस प्रकार थी। अब कैसी थी भारत की राजनीतिक स्थितियां, आइए हम जानते हैं। दिल्ली सल्तनत, दिल्ली के शासक इब्राहिम लोदी था। 1517 में दिल्ली के सिंहासन पर आरूढ़ हुआ, यानी सिंहासन उसको मिला। उसका राज्य विस्तार दिल्ली, जौनपुर, बिहार, बैना, आगरा तथा चंदेरी तक था। इब्राहिम के हठधर्मी स्वभाव के कारण अफगान सामंता अत्यधिक असंतुष्ट थे। स्वयं सुल्तान के चाचा आलम खां लोदी की आंखें दिल्ली के सिंहासन पर लगी थी। पंजाब के सूबेदार दौलत खान लोदी ने अपनी को वहां का बादशाह घोषित कर दिया।
बिहार और औरंजनपुर में भी अफगानों ने विद्रोह का झंडा खड़ा कर दिया। इस प्रकार दिल्ली राज्य के चारों ओर से अशांति छाई हुई थी। वो बोल रहा था, जो राजा भी थे तो वो बोल रहा था कि हम इब्राहिम लोदी के समय वो बोल रहा था हम बनेंगे राजा, वो बोल रहा था हम बनेंगे, माने जो जहाँ पे था वो अपना सोच रहा था हम ये राजा बन जाए। ठीक है, अब मेवाड़ का स्थिति देखते हैं कैसा था मेवाड़ के उस वक्त स्थिति। मेवाड़ राजस्थान के सबसे शक्तिशाली राज्य था। बाबर के आक्रमण के समय यहाँ के शासक राणा संगा था, जो अत्यधिक वीर योद्धा था। वीर योद्धा था। कहा जाता है कि 100 युद्धों में भाग लेने के फलस्वरूप उसके शरीर पर 80 घाव के चिन्ह थे। यानी जो राणा संगा जो थे वो 100 युद्ध कर चुके थे और 100 युद्ध में उनको कितना घाव मिला हुआ था, तो 80 घाव का उनके शरीर पे चिन्ह था। राणा संगा का उद्देश्य भारत में राजपूतों का शासन स्थापित करना था। अब वो सोचते थे, राणा जो संगा थे, कि वो हमारे जो थे कास्ट के यानी राजपूत लोग यहाँ पे शासन करें। अपने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए संभवतः उसने बाबर को इब्राहिम लोदी के राज्य पर आक्रमण करने के लिए परामर्श दिया। निसंदेह उत्तर भारत का एक महान शासक था। अब सोचा कि हम तो युद्ध नहीं कर पा रहे हैं, हम जीत नहीं पा रहे हैं, तो क्यों ना हम तिहल्ले को बोल दे कि भाई तू जाओ, हम पीछे से तुम्हारे हैं। ऐसे ही हुआ। देखिए यहाँ पे आक्रमण करने के लिए परामर्श दिया, यानी आइडिया दिया कि हाँ तू भाई जाओ आक्रमण करो। अब आते हैं मालवा। इस राज्य का संस्थापक दिलावर खां था, जो तैमूर के हमले के बाद फैली हुई अव्यवस्था से लाभ उठाकर स्वतंत्र हो गया था। बाबर के आक्रमण के समय मालवा के शासक मोहम्मद द्वितीय था। इसके शासनकाल में एक राजपूत सरदार हाँ ठीक 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 1 सेकेंड बच्चा, 1 सेकेंड रुक जाइए, लोग कॉल आ रहा है। मेदिन राय